सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कुदरती वसाइल से माला माल ममालिक की इकनॉमिक ग्रोथ में माइनिंग एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। दुनिया में इस वक्त पेरू और चिली सोने और कॉपर की प्रोडक्शन लीडर्स हैं और अब पाकिस्तान भी मिनरल एक्सप्लोरेशन की अहमियत को समझने लगा है। कॉपर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में कॉपर का 30% फराहम करने वाले मुल्क चिली की आधी एक्सपोर्ट्स में सिर्फ कॉपर की ही एक्सपोर्ट होती है। आलमी मार्केट में दूसरा नंबर पेरू का है, जो कॉपर के साथ साथ गोल्ड का भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है। पेरू में माइनिंग सेक्टर जीडीपी में तकरीबन 10% और पेरू में एक्सपोर्ट्स का 60% हिस्सा डालता है। पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर अभी तक इब्तदाई मरहले पर ही खड़ा हुआ है। अटक में 32 मैट्रिक टन सोना और रेकोडिक में 13 मिलियन टन तांबे और 17.9 मिलियन औंस सोने के ज़खायर मौजूद होने के बावजूद बुनियादी ढांचे, रेगुलेशन और माइनिंग सेक्टर में अभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बोट्सवाना का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो हीरो की पैदावार के हवाले से बड़े ममालिक तस्वुर होते हैं और दुनिया में मिलने वाले हीरो में से तकरीबन 20% यहीं से निकलते हैं। जैसे अफ्रीकी मुल्क बोट्सवाना ने हीरो की तलाश के सेक्टर को मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है और मुनाफे को अवामी खिदमत में इस्तेमाल किया जाता है, तो पाकिस्तान को भी ऐसी ही स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। इसी तरह तंजानिया को भी देखें, जिसने छोटे पैमाने पर माइनिंग सेक्टर में तरक्की की है। तंजानिया में हुकूमती रिफॉर्म्स ने कीमतों में ट्रांसपेरेंसी और हिफाजती मयारात को बेहतर बनाया और अब तंजानिया में छोटे पैमाने पर की जाने वाली माइनिंग रोजगार फराहम कर रही है। पाकिस्तान इस तजुर्बे से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ायदा उठाते हुए छोटे पैमाने पर माइनिंग को फ़रोग दे सकता है। पाकिस्तान की ओमान से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बहुत ही अहम है, जहां ओमान की आलमी मार्केट तक रसाई के साथ साथ टेक्निकी सलाहियतें भी पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। ओमान से पाकिस्तान की पार्टनरशिप से मिनरल एक्सप्लोरेशन से आगे बढ़ते हुए वैल्यू एडिड प्रोडक्शन और रोजगार के मौके भी मजीद बढ़ाए जा सकते हैं। माइनिंग सेक्टर में आलमी लीडर्स यानी चिली और पेरू को भी क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाने और प्रॉफिट की गैर मुनसिफाना तकसीम के इल्जामात का सामना है। पाकिस्तान को अपने माइनिंग सेक्टर में बोट्सवाना की गवर्नेंस, तंजानिया के छोटे पैमाने पर माइनिंग, आलमी बेहतरीन तरीकों से सीख कर आगे बढ़ने की इस वक्त ज़रूरत है। अब दूसरी तरफ तकरीबन 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर और इदारा जाती ताउन से पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में वापस आना चाहता है। ऑस्ट्रेलवी BHP बुलेटिन के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मंसूबे के नतीजे में $multi-billion के रेकॉर्डिक तांबे के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। ऑस्ट्रेलवी माइनिंग कंपनीज की जानिब से पाकिस्तान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में भरपूर दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से माइनिंग की जदीद टेक्निक्स और सर्विसेज के खुसूसी तरबियती कोर्सेज के लिए ऑस्ट्रेलवी यूनिवर्सिटीज़, कानकुनी फर्म्स और पाकिस्तानी इदारों के दरमियान ताउन की तजवीज़ पेश की गई है। पाकिस्तान की जानिब से भी इस तजवीज़ का खैर मकदम किया गया है। एनर्जी और माइनिंग सेक्टर में मुश्तरका मनसूबों के लिए जल्द ही इस पर अमली तौर पर काम भी हो सकता है। 2000 में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी टेथियान कॉरपोरेशन ने रेकोडिक में ज़खायर साबित करने के लिए 75,000 मीटर से ज़ायद ड्रिलिंग करते हुए $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। अब टेथियान कॉरपोरेशन को दुनिया की 2 बड़ी सोने और तांबे की माइनिंग करने वाली कंपनीज चिली की एंटोफागास्टा और कनाडा की बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन ने $130 मिलियन में खरीद लिया है। 1990 की दरियाफ्त के मुताबिक रेकोडिक में 2 बिलियन तांबे और 20 मिलियन औंस सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी जो मालियत $65 बिलियन से भी ज़ायद बनती है। और बैरिक गोल्ड की हालिया फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी ये साबित हो चुका है कि रेकोडिक मनसूबे के पहले 5 साल में सालाना 45 मिलियन टन की पैदावार सामने आएगी और आने वाले 32 साल तक ये सालाना 90 मिलियन टन पैदावार का तखमीना हो सकता है। ये पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग में वापसी पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दे सकती है, इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो जिन ममालिक ने माइनिंग में एक्सप्लोरेशन करके तरक्की की है, पाकिस्तान को उनसे कितना सीखने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया की जो वापसी हो रही है माइनिंग में, उनकी जो दिलचस्पी इस वक्त नज़र आ रही है पाकिस्तान में, तो इससे पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है? बहुत शुक्रिया अरबाब। आपको बताता चलूँ कि अगर हम दुनिया में देखें, दुनिया की जो टॉप 2 फर्म्स हैं जिसमें रियो टिंटो है और BHP बिलिटन, इनके अगर दोनों के एसेट्स और रिजर्व की बात की जाए, दोनों के जो एसेट्स हैं तकरीबन मोर देन $90 बिलियन इनके एसेट्स हैं और रियो टिंटो के मोर देन $123 बिलियन हैं। सो दे आर वर्ल्ड क्लास लीडर्स इन मिनरल एक्सप्लोरेशन और ऑस्ट्रेलिया माइनिंग में एक बहुत बड़ा हब है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, अच्छे रिसोर्स है, मार्केट स्टडी है और उसके बाद टेक्नोलॉजी है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन कमिश्नर का विजिट था मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में विद अली परवेज मलिक साहब, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि नील हॉकिंग्स का यही इंटरेस्ट था कि BHP वापस आए, क्योंकि जितनी भी फर्म जब वापस आएंगे तो इसमें हमें 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक चीज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलता है,
दूसरा ये होता है कि जो रोल मॉडल, जो एक जियोलॉजिकल मॉडल जिसको BHP ने या किसी भी अच्छी फर्म ने पहुंचने के लिए काफ़ी साल लगा दिए, पाकिस्तान उस रोल मॉडल को अडॉप्ट करे, ना कि हम नए सिरे से उस टेक्नोलॉजी पे दोबारा काम करें, R&D बनाएं। तो ग्लोबली R&D क्लस्टर्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान को, हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, हमारे तमाम इदारों को ये जो R&D के क्लस्टर्स हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा और हमारी जो माइनिंग एक्टिविटी है इसको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। और यही मॉडल है जिसको अडॉप्ट करते हुए पाकिस्तान जो है कॉपर की जो वैल्यू चेन है उसमें शामिल हो सकता है। अभी आप पेरू की बात कर रहे थे, चिली की बात कर रहे थे, आपको बताता चलूँ जो बोत्सवाना है इसमें बहुत बड़ा एक कॉपर का डिपॉजिट है, कलहारी कॉपर माइन, और इसका जो टोटल एरिया तकरीबन 6200 स्क्वायर किलोमीटर है। और यही रोल मॉडल है कि उन्होंने माइनिंग फर्म्स के लॉज के अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करते हुए एक वैल्यू एडिशन की तरफ गए। तो जब भी हम माइनिंग को सोचते हैं तो हमें बेसिकली उसकी रिटेल प्राइस, ग्लोबल डिमांड, स्मेल्टिंग कॉस्ट, इन तमाम पैरामीटर को बुरेकार लाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दीज माइनिंग टर्म्स। आपसे जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई जब यूएस टैरिफ लगा है तो उसमें देखें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। हमने बेरी गोल्ड में, जब बेरी गोल्ड ने फिजिबिलिटी बनाई तो तकरीबन $3 पर पाउंड कॉपर की प्राइस रखी। इस वक्त प्राइस तकरीबन £5 पर डॉलर से ज़्यादा है। अगर ये जो स्पाइक है सस्टेन करती है 2028 में और फर्स्ट फेज में जिसमें हमने 45 मेट्रिक टन ये इसको प्रोड्यूस करना है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि टेक्निकली स्पीकिंग जो ओपन पिट शेल है उसमें एक ऑप्टिमम डेप्थ दी जाती है, उस डेप्थ से नीचे नहीं जाती। अगर हमें पर टन कॉपर इतना कॉस्ट करा तो हम उसको डीपर कर सकते हैं। जब डीपर करेंगे तो हमारा रिसोर्स बढ़ेगा और रिसोर्स बढ़ने के साथ ऑटोमेटिकली हमारे जो डॉलर वैल्यू है, वैल्यू एडिशन है, वो इंक्रीज कर सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और ये डेफिनेटली अगर BHP आती है तो BHP के आने के साथ जिन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया, असल ड्रिलिंग आपको बताऊं, ये 1968 में GSP ने इस प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया और BHP ने एक्सटेंसिव ड्रिलिंग की अर्ली 74-75 से लेकर 2000 तक। सो ये BHP की ड्रिलिंग थी। देन टेथियन कॉपर कंपनी आई जो कि दो कंपनीज के लाजोन से मिली थी। एक हमारे पास एंटोगनिस्टो चिली की कंपनी थी और दूसरी कैनेडियन फर्म्स थी जिनके इश्तराक से बना। सो ये एक अच्छा स्टेप है और इसमें जो बायलैटरल कॉपरेशन होगी एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रखा गया है कि यूनिवर्सिटीज को भी फैसिलिटेट किया जाएगा जिससे हमारी न्यू जनरेशन को, हमारी माइनिंग इंजीनियर्स को, जियोलॉजिस्ट को और बहुत से लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो हन्नान साहब बताएगा कि ये इन तमाम जिन ममालिक का हमने अभी जिक्र किया, जो पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस हैं, इसको देखते हुए इनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको रोल मॉडल के तौर पर जिसके सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सकता है माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में, या फिर तमाम ममालिक से हमें थोड़ा थोड़ा सा इस वक्त सीखने की ज़रूरत है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अभी तो हमें इमीडिएटली दो कंट्रीज को इमीडिएट फॉलो करना है, एक ऑस्ट्रेलिया एंड द US, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है US में जो US क्रिटिकल मिनरल फोरम है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान डज हैव क्रिटिकल मिनरल्स। दूसरा रोल मॉडल है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। सो ऑस्ट्रेलिया में इसलिए मैं कोट करूंगा क्योंकि जो रियो टिंटो है, BHP है और एक अमेरिकन फर्म न्यू माउंट है जिनकी बहुत बड़ी गोल्ड माइन है, तैनामाई फील्ड है ऑस्ट्रेलिया में। सो इमीडिएटली हमें ऑस्ट्रेलियन रोल मॉडल को फॉलो करना है, क्योंकि जो इनका रिसर्च R&D रिसर्च क्लस्टर्स है हमने उसी को फॉलो अप करना है, बजाय इसके कि हम अगले 20 साल इस R&D पे लगा दें। हमें उसी रोल मॉडल को फॉलो करते हुए कि वो एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं। आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया जियो साइंसेस ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मेटल है, कौन कौन से मिनरल है, उसके कितने रिसोर्सेज हैं। तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि हमारे चारों प्रोविंसेस में जितने भी मेटेलिक जोन्स है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करें, इनिशियल इन्फर्ड रिसोर्सेज बता दें कि हमारे पास इस सेक्टर में इस मिनरल कमोडिटी के ये रिसोर्सेज मौजूद हैं। उसका डायरेक्ट फायदा क्या होगा कि वी कैन ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वो हमेशा ये देखेगी इन्फर्ड रिसोर्सेज क्या हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं कि जितनी भी हमने एक्सप्लोरेशन करनी है, ये एक्सप्लोरेशन हमने अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करनी है। अगर हम कोई भी चीज़ बिलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिपोर्ट करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी बनाई जाती है तो जनरली पूरी दुनिया में हम दो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, एक जॉइंट और जॉर्क मेथड है और दूसरा हमारे पास कैनेडियन मॉडल है जिसको हम NI 43-101 कहते हैं, और थर्ड जो कि US मॉडल है SK 1300, क्योंकि अभी आपको बताऊं कि US ने ग्रीनलैंड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रेयर अर्थ
एक्सप्लोरेशन प्रॉस्पेक्ट 10 ब्रीज का आइडेंटिफाई किया है, तो हमें इस मॉडल को फॉलो करते हुए इन चीज़ों पे ऑप्टिमाइज करना है। तो इसका मतलब अनंत साहब, जो तंजानिया का मॉडल है, जो लोअर स्केल पर या लोअर लेवल पर माइनिंग या एक्सप्लोरेशन का जो लेवल है, तो उसको नहीं फिर अडॉप्ट किया जा सकता, और ज़ाहिर है हमें बड़े लेवल पर जाने के लिए तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें फिर जो ये गैर मुल्की कंपनीज़ हैं इनकी मदद या सपोर्ट या इनके साथ जॉइंट वेंचर्स ही करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि माइनिंग साइकिल में जो पहला पॉइंट है एक्सप्लोरेशन। हम अभी तक एक्सप्लोरेशन फेज में ही रहे हैं। बेरी गोल्ड के आने से पहले व्हाट वी हैव, हमारे पास सैंडर का प्रोजेक्ट था, या हमारे पास जो प्रोजेक्ट था ये जो एमसीसी कंपनी है इसका लेड का प्रोस्पेक्ट था, या एफडब्ल्यू का प्रोजेक्ट है जो कि मोहम्मद खैल कॉपर प्रोजेक्ट है। अब हमें करना ये है कि जो मीडियम स्टेज माइनिंग फर्म्स हैं उनके साथ जेवीज करें। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिस पे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसको माइन कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आपको बताऊं कि जब हम अगर कॉपर की एग्जांपल लें, कॉपर को माइन करते हैं, उसकी जब रॉ ओर को प्रोसेस कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग मटेरियल है उसको हम टेलिंग्स कहते हैं। सो टेलिंग्स में जो रिमेनिंग कमोडिटीज़ है जिसको हम माइन कर सकते हैं, उसमें आपको बताऊं उसमें गोल्ड हो सकता है, उसमें मोलिब्डेनम हो सकता है जो क्रिटिकल मिनरल है, उसमें निकल हो सकता है, उसमें अदर कमोडिटीज़ हो सकती हैं। तो ये जो कमोडिटीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, तो इसको भी हम फर्दर प्रोसेस और मार्केट कर सकते हैं, इससे वैल्यू एडिशन होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, माइनिंग एक्सपर्ट हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कैसर अहमद शेख साहब सरमायाकारी के वज़ीर हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने आलमी तौर पर तेल की कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए से जायद और डीजल में 11 रुपए से जायद का जो इजाफा हुआ है उसकी असल वजूहात क्या हैं, जरा हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ईरान इसराइल तनाज़े से पहले पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पर $5 फी टन होने वाला प्रीमियम जंग के खतरात के पेश नज़र $9 फी टन से जायद हो चुका है। हुकूमत को इस प्रीमियम की अदायगी की वजह से भी पेट्रोल महंगा मिला। फिर रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत बढ़ने से भी फी लीटर में 2 रुपए का इजाफा करना पड़ा। हाई स्पीड डीजल पर अंदरूनी मुल्क फ्रेट मार्जिन में 4 रुपए इजाफे से भी पेट्रोल की कीमत पर असर पड़ा है। हुकूमत कीमतों को कम करने के लिए पेट्रोलियम लेवी भी कम कर सकती थी, लेकिन IMF ने किसी भी लेवी को कम करने के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। लेकिन हुकूमत ने किसी भी लेवी पर कोई मजीद इजाफा नहीं किया। ये इतना कम अज़ कम रिलीफ आवाम को मिला। पेट्रोल की रिफाइनरी की जो कीमत है वो 153 रुपए 41 पैसे फी लीटर है, यानी इससे ऊपर का जो भी अमाउंट है वो सब टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं। वो कौन कौन से हैं ये आपको बताते हैं। रिफाइनरी से निकलने के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 153 रुपए 41 पैसे होती है, जिस पर 10% कस्टम ड्यूटी लगती है, यानी 15 रुपए 33 पैसे, और कीमत 168 रुपए 84 पैसे तक पहुंच जाती है। फिर इस कीमत पर 1 लीटर पेट्रोल पर अंदरूनी मुल्क फ्रेट चार्जेस 8 रुपए 89 पैसे लिए जाते हैं, जिससे कीमत बढ़कर 177 रुपए 73 पैसे तक पहुंचती है। इसी 1 लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे होता है, जिससे कीमत 185 रुपए 60 पैसे हो जाती है। फिर इस 1 लीटर पेट्रोल पर डीलर कमीशन 8 रुपए 64 पैसे वसूल किया जाता है, जिससे कीमत बढ़ते बढ़ते 194 रुपए 24 पैसे तक पहुंचती है। फिर हुकूमती पेट्रोलियम लेवी 75 रुपए का एक भारी अमाउंट 52 पैसे इसके ऊपर से, ये अमाउंट जब ऐड होता है तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 269 रुपए 76 पैसे हो जाती है। और अब इस पर इजाफी कार्बन लेवी भी लगती है जो 2 रुपए 50 पैसे है, जिसके बाद रिफाइनरी से 154 रुपए फी लीटर निकलने वाला पेट्रोल आम सारिफ तक पहुंचते पहुंचते 272 रुपए 26 पैसे का होता है। 1 लीटर पर सार्फिन से पूरी कीमत का 34% यानी 93 रुपए 35 पैसे सिर्फ टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में वसूल किया जाता है। और कमोबेश यही हाल हाई स्पीड डीजल का भी है, जिसकी रिफाइनरी कीमत 168 रुपए 40 पैसे फी लीटर है। इस पर भी 10% यानी 16 रुपए 40 पैसे कस्टम ड्यूटी है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर फिर 184 से जायद हो जाती है। फिर इंटरनल फ्रेट मार्जिन और लेवीज मिलाने के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 284 रुपए 35 पैसे तक पहुंच जाती है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत का 33% यानी 93 रुपए 41 पैसे सिर्फ टैक्स की मद में लिया जाता है। मिट्टी के तेल की कीमत 181 रुपए 33 पैसे और इसमें 18 रुपए 95 पैसे की पेट्रोलियम लेवी ली जाती है। जितनी भी ऑयल की प्रोडक्ट्स हैं उन पर कमोबेश यही सूरत हाल है। तो अब इस सूरत हाल में जो एक आम आवाम है उस पर महंगाई का बोझ कैसे कम हो सकता है। IMF के इस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं, तो अवामी रिलीफ इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये टैक्सेस 1 लीटर पेट्रोल पर
93 रुपए के। इतना हैवी अमाउंट का जब टैक्स इसमें शामिल है तो एक तरफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देखते हैं कि आलमी तौर पर पेट्रोल का रुझान कम होता जा रहा है और ये समझें कि उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की जो आलमी कीमत है उसमें मज़ीद कमी हो सकती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ज़ाहिर पाकिस्तान में नहीं होगा चूँकि ये लेवीज़ की जो मकदार है और ज़्यादा बढ़ानी है। तो अब अवामी रिलीफ के लिए क्या प्लान है हुकूमत के पास, इस पर हम बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो अब हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम भी होती है तो उसके बावजूद पाकिस्तान में हम कमी नहीं कर सकते चूँकि लेवी को हमें मुस्तकिल बढ़ाते रहना है। ये इस तरह तो हमारी आवाम को रिलीफ कभी नहीं मिल सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ी तफसील से ये बात बताई और बिल्कुल फैक्चुअल बात बताई। लेकिन जो आपने ख़र्चे बताए वो उसमें लगते हैं। एक फार्मूला है जिसके तहत पेट्रोलियम की कीमत मुकर्रर होती है। जब दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत कम भी थी तो एक तो हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट उस वक्त 150, 60 या 70 रुपये था, जो कि आज 285, 88, 90 रुपये है। वो कास्ट इसकी बढ़ जाती है। फिर पेट्रोलियम लेवी, आपने जायज़ कहा कि पेट्रोलियम लेवी बहुत बढ़ गई है, लेकिन ये क्यों हुई है? पहले देखिए, जो पीछे पीटीआई की हुकूमत छोड़ी ना, तो उस वक्त 6% आपका कौमी आमदनी का खसारा था, यानी तकरीबन 7-8 हज़ार अरब रुपए ये सब लगा के जो पेट्रोलियम की कीमत ली जाती है, जो बाकी टैक्स लगाए जाते हैं, उसके बावजूद हुकूमत को 7-8 हज़ार अरब रुपए नुकसान होता है। अब वो कहीं ना कहीं तो पूरा होगा। आप बता दें, इतनी हुकूमतें आई हैं, कोई ऑप्शन है। मैं खुद फाइनेंस का आदमी हूँ और इकनॉमिक मैटर्स को डील करता हूँ। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कीमत कम होनी चाहिए, आम आदमी को बेहतर सहूलतें मिलनी चाहिए, लेकिन आप हमें बता दें कि क्या चीज़ कम हो। फेडरेशन के पास पहले तो एनएफसी जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, पिछले साल मसलन एफबीआर ने कोई तकरीबन 12,000 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किए है और वो काफ़ी ज़्यादा है, 27% ज़्यादा पिछले साल से किया। उसके बावजूद पहले तो एनएफसी अवार्ड में सूबों को दे दिया जाता है, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी का जो खर्चा है बहुत बड़ा है, फिर पेंशन हैं, फिर उसके बाद जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके बाद आपका इंटरेस्ट है। जो ये खसारा होता है ना, ये खसारे पे पिछले साल अपने 8,000 अरब रुपए, क्योंकि लोन कर्जा लिया होता है, कर्जे का सूद देना होता है, 8,000 रुपए कर्जा का सूद दिया। इसमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कोई हुकूमत भी आके ख़त्म करे, या आप बता दें क्या चीज़ ख़त्म करें? ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर दें क्या? नौकरशाही जो है वो हमारे यहाँ यानी सरकारी दफ्तरों में मुलाजिम नहीं चाहिए क्या? पेंशन को ख़त्म कर दें क्या? सूबों को पैसे जो देते हैं वो ख़त्म कर दें क्या? डिफेंस ख़त्म कर दें? तो कोई हुकूमत भी इसीलिए देखिए तनकीद होती है हुकूमत पे, नुकसान हो रहा है, महंगाई होती है और टैक्स लगते हैं, और ये टैक्स हैवी टैक्स है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हुकूमत के पास भी तो कोई वसीला चाहिए ना। लोग आम टैक्स देते नहीं हैं। टैक्स में एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो रेवेन्यू है वो हासिल नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम है। हमारा जो एफबीआर है ना, उसने देखिए, हम कारोबारी लोग अक्सर कहते हैं कि एक तरीक़ाकार बना लें जो साफ शफाफ हो, जिसमें करप्शन नहीं हो, जिसमें खा मखा की रेगुलेशन नहीं हो। आजकल मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं ना, जो लाइसेंस हैं, जो इजाज़तें हैं, जो हर जगह जाना पड़ता है, जो धक्के खाने पड़ते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगी, किस तरह पाकिस्तान की आमदन बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है ना, हमने उसको डिज़ाइन ये नहीं किया कि वो फैसिलिटेट करे, यानी वो चीज़ों आसान करे मामलात को। उन्होंने तो रुकावट रखी है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये नहीं है, हमने अभी तक उसको ठीक नहीं किया। कोशिश कर रहे हैं, मैं रेगुलेशन को ख़त्म कर रहा हूँ एज अ फेडरल मिनिस्टर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमने कौमी असम्बली में आसान प्रोग्राम रखा है, जो स्कीम रखी है, जो कि कौमी असम्बली ने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा और स्टैंडिंग कमेटी ने उसको अप्रूव कर लिया। तो हमने 3 मीटिंग्स की हैं, हम जल्द 2-4 महीने में तमाम जो लाइसेंस, इजाज़तें और परमिट और जो मुख्तलिफ डुप्लीकेशन है, एक ही जगह से वही इजाज़त, फिर और खा मखा का हमारे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं ना, सरकारी अफसरों में लोग पैसा बाहर से नहीं ला रहे। मैं इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ, लोग तब पैसा बाहर लाएंगे ना जब उनको सहूलतें होंगी। 1 विंडो ऑपरेशन होगा। बड़े अरसे से हम 1 विंडो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो नहीं है। एक पिलर टू पोस्ट इन्वेस्टर को जो पैसा लेके आता है, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हो,
चाहे बाहर का इन्वेस्टर हो, उसको धक्के खाने पड़ते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये टैक्स है इसमें और इसकी वजह से तेल की कीमत बढ़ी है। और एक फार्मूला है, कोई हुकूमत के हाथ में नहीं है या किसी के हाथ में नहीं है, फार्मूला है वो उसके तहत। लेकिन ये सब टैक्स मिला के ये रेट है, लेकिन टैक्स ना लगाएं तो क्या करें, कोई ऑप्शन होना चाहिए ना कि क्या किया जाए। तो ये सारी चीज़ अभी लोग तो थक गए हुए हैं, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा टैक्स है, इसमें कोई शक नहीं। कैसे साहब, जब रिफॉर्म्स की बात होती है या राइट साइजिंग की बात होती है या हुकूमत हर चीज़ खुद अपने ओन से पार्लियामेंटेरियन से शुरू करे, चूँकि बहुत तनकीद उन पे होती है कि पेट्रोल, बिजली और दूसरी काफ़ी सारी ऐसी सहूलियात हैं जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जो फिर जाके करोड़ों या अरबों में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनकी कॉस्ट आती है। तो ये राइट साइजिंग हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे यहाँ अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड अलग है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अलग है, पावर मिनिस्ट्री अलग है। ये इन सारी मिनिस्ट्रीज़ को भी तो मर्ज करके एक मिनिस्ट्री बनाया जा सकता है जो 4-5 एक ही तरह की, उसमें प्राइवेटाइजेशन भी शामिल की जा सकती है। इस तरह के फार्मूलाज पर तो काम हो सकता है। जी, काम हो भी सकता है और हो भी रहा है हम, लेकिन ये कोई एक दिन में तो नहीं होता ना। इसकी तरफ हम राइट साइजिंग के ऊपर तवज्जो कर रहे हैं और आप देखेंगे कि जल्द ही अहम तब्दीलियाँ होंगी उसमें, ये राइट। लेकिन असल ये तो खर्चे अपनी जगह पे, आपकी दुरुस्त बात है कि राइट साइजिंग होनी चाहिए, अच्छा खर्चे अखराजात की में कमी होनी चाहिए। लेकिन मेजर पता है क्या अखराजात है हमारे? SOEs जो बने हैं ना, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, ये हुकूमत का 7,000 अरब रुपया इस पर लगा हुआ है और हर साल 800 अरब रुपया एवरेज वो घाटा करते हैं। अब कोई बताइए, मैं अपने बच्चे को पैसा दूंगा कोई, तो हर साल उसे पूछूंगा ना तुमने क्या नफ़ा किया है, क्या प्रॉफिट किया है बिजनेस में। हमारा अच्छे इदारे हैं कि हम 5,000 अरब रुपया पिछले 10 साल में घाटा कर चुके हैं। कोई पूछे, बहुत बड़ा खर्चा है जो आवाम पे पड़ता है। असल राइट साइजिंग भी यू आर राइट, अखराजात में कमी यू आर राइट, लेकिन जो इदारे चल रहे हैं जिनमें बड़े बड़े अफसर हैं, हम CSS ऑफिसर रखते हैं बड़े टॉप के, पूरे मुल्क के बेहतरीन दिमाग जो है वो वहाँ होते हैं। तो क्या वजह है कि प्राइवेट सेक्टर वही कारोबार में नफ़ा करता है और जब पब्लिक सेक्टर में आ जाता है SOEs, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, तो वो घाटा करते हैं, बट मुतवातर घाटा दिखा रहे हैं। कैसे साहब, ये इन SOEs का घाटा कम करने के लिए और इनको प्राइवेटाइज करने के लिए अगस्त 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जब प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री को अलग किया गया, एक कमीशन अलग से बनाया गया। अब वो उस वक्त आप लोगों के 2 साल गुजरे, अब भी PDM और ये वाली हुकूमत की कंटिन्यूटी लगा लें तो कोई 2.5-3 साल होने को आ रहे हैं। तो इन 4-5 सालों में और दरमियान में PTI का भी उसमें दौर आया, तो कोई एक भी कामयाब प्राइवेटाइजेशन इसमें हो ही नहीं सकी। उन SOEs का बोझ 1-2 इदारों की सूरत में तो कम किया जा सकता था अब तक कामयाब प्राइवेटाइजेशन के जरिए। देखो, बड़ा अच्छा सा आपने सवाल किया। देखिए, हमारे यहाँ कोई एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है। अब मसलन पीपल पार्टी में हमारे साथी हैं, वो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि ज़्यादा लोग और किए जाएं और ज़्यादातर उन्होंने ये बनाई नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, कामयाब तो नहीं हुई। लेकिन जब तक कोई लोग किसी एक पार्टी को मैंडेट नहीं देंगे, वो कैसे अमल करवा। आज भी हम अमल करने लगेंगे तो हमें तो मेजॉरिटी चाहिए ना मेंबर्स की। आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सिर्फ मैं एज अ मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट या हमारी हुकूमत, जब तक सब मिला के, और हम कोशिश करते हैं सब मिल के करें। अब आज देखिए ना, PIA अभी तक हम नहीं कर सके ना कुछ। हम स्टील मिल को 15 साल से बंद है, वो तनख्वाहें ले रहे हैं और देखा अरबों रुपए के खर्चे हो रहे हैं, लेकिन स्टील मिल तो नहीं चल सकी, 15 साल से बंद है। उसके बाद रेलवे आपके घाटे कर रही है, फिर ये जो बिजली के कारखाने, सबसे बड़ा घाटा तो वहाँ है, बिजली के लोग बिल पे नहीं करते। तो ये कोशिश हो रही है हुकूमतों की, लेकिन ये कहना कि हुकूमत सिर्फ, हम लोग भी, हमें भी चाहिए ना एज अ पब्लिक कि जो पाकिस्तान की सब जगह है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें ना। अब जो बिल नहीं देते, हम कौन सा आइडेंटिफाई करते हैं उसको कि ये फ़लाँ बिल नहीं दे रहा, जब उसकी लोड शेडिंग होती है तब प्रॉब्लम है। तो मकसद ये, यू आर राइट, मैं एग्री करता हूँ, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर हम स्टेट ओन एंटरप्राइज या तो फ़ायदा करें, और फ़ायदा अगर नहीं कर रहे तो उनको प्राइवेटाइज करना लाजमी है, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा। कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन इनमें कई बॉटल नेक्स हैं जमहूरी मुल्कों में। इसलिए ये मैं समझता हूँ, देखें ना चीन, मैं आपको मिसाल दूँ, मैं चीन पिछले 53 साल से फर्स्ट टाइम मैं चीन गया 1972 में।
उस वक्त चीन को, यकीन जानिए आप नहीं मानेंगे कि हम पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने कराची और लाहौर के चीन को कारोबार करना सिखाया। ज़्यादा हम सिखाते थे, थोड़ा वो सिखाते थे। आज उनकी एक्सपोर्ट हो गई है $3,500 बिलियन और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है $32 बिलियन, यानी 110 पाकिस्तान जितनी वो एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वो देखते देखते बढ़ के उनके तालीम भी नहीं थी, उन्होंने देखे ना, और जमहूरियत उनके यहाँ नहीं है। हम तो सारा दौर यही देते, जमहूरी हुकूमतों ने भी क्या किया। देखिए जो भी है, जब तक वो कोई रिजल्ट नहीं देगा, मैं अगर रिजल्ट नहीं दूंगा तो मेरी हुकूमत, मेरी मिनिस्ट्री तो नहीं चल सकती ना। तो अब पब्लिक जो है परेशान है। तो कैसा साहब फॉर्मूला क्या था जिससे चाइना ने ये कामयाबी हासिल की? आखिर में चूंकि 1-1.5 मिनट रह गया, जरा उस फॉर्मूले पर भी आप रोशनी डालिएगा ना, कि वो कौन से ट्रैक पर वो चले, किस पेस से, किस रफ्तार से चले जो ये मंजिल उन्होंने हासिल की। देखिए, एक तो फार्मूला, उनका सबसे बड़ा फार्मूला जो मैं समझा हूँ वो एजुकेशन थी। हर एक को उन्होंने हुनर दिया और एजुकेशन दी। उसके बाद उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की, सख्ती से अमल किया और परफॉर्मेंस की को बड़ी इम्पोर्टेंस दी। तो ये चीज़ें जो, और फिर उन्होंने मिलजुल के काम किया। उनके यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं है, इतनी बड़ी कौम है। आज 150 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन आपने देखा उनके साथ कितने झगड़े। हम आपस में भी झगड़ते हैं। फार्मूला ये है कि किसी जगह, किसी घर में झगड़ा हो तो घर तो तरक्की नहीं कर सकता। हम आपस में ही नहीं मान रहे। अभी देखिए ना, हमारे अंदर जो झगड़े हैं, ये क्या जमहूरियत का रिजल्ट है? जब झगड़े ही नहीं रिजॉल्व होते। पॉलिटिशियन का तो क्या काम था कि रिजॉल्व करते। पॉलिटिशियन को तो ट्रेनिंग ही यही दी जाती है ना। हम तो अपने झगड़े भी रिजॉल्व, आज तक मैं उनसे कहता हूँ हर प्रोग्राम में जाके, मैं उनके मेंबर्स को, मेरे दोस्त हैं, कोलीग हैं पीटीआई वाले, उनको कहता हूँ यार आओ बैठो, डायलॉग करो। चलो गलतियाँ हमारी भी होंगी, आपकी भी होंगी, लेकिन बैठ के कोई मसले का रिजॉल्व करो। एक तरफ वो कहते हैं मैं जमहूरी पार्टी हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो एक बात तो ये हुई कि उन्होंने आपस में तावन किया। झगड़े, उनके यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं उनके यहाँ बहुत कम, मैंने बहुत विजिट किए, 50-60 बार मैं चाइना मैंने विजिट किया है, उनसे काफ़ी ट्रेड की है मैंने। तो वो कितना आगे बढ़ गए, टेक्नोलॉजी में बढ़ गए। एक तो उन्होंने आपस में झगड़े नहीं किए, दूसरा उन्होंने बाहर की दुनिया से झगड़ा नहीं किया। हमारे तो क्या है, अपने पड़ोसियों के साथ झगड़े होते हैं, ममालिक के साथ, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। उनके यहाँ ताइवान और चाइना का बहुत बड़ा झगड़ा है। ताइवान को, वो ताइवान कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, हमने उसको लेना है, लेकिन वो कहते हैं लड़ाई से नहीं लेंगे, मोहब्बत से लेंगे। और फिर सबसे बड़ी ट्रेड जो है वो चाइना और ताइवान की है। वो देखते हैं कि कारोबार में फ़ायदा कहाँ है, वो काम करते हैं। हमें भी वो समझाते थे, उस वक्त भी समझाते थे कि आपको क्या हो गया कि आप लड़ाई झगड़े करते हो। तो ये वजह है, अगर हम लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे इख्तलाफ ही कर, जब से इससे पहले आप देख रहे हैं कि 60s और 70s और 80s में हमारी प्लानिंग जो है ना, हम फ्री इकानमी थे। इंडिया की IMF, मैं आपको बताता हूँ, IMF इंडिया की तरक्की को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था। उनका ग्रोथ नहीं थी, हम 6-6.5% से तरक्की कर रहे थे। मेरे सामने, मैं बस बात को ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे सामने मेरे दोस्त थे डॉक्टर महबूब हक मरहूम, जिन्होंने कोरिया को भी प्लानिंग दी। और जो मनमोहन सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त चीफ फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया में, और डॉक्टर महबूब हक साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ। दोनों मिल के पढ़े थे, आपस में दोस्त थे, कैम्ब्रिज से मिल के पढ़े थे, क्लास फेलो थे। मेरे सामने, मैं इस बात का गवाह हूँ कि उन्होंने पूछा डॉक्टर महबूब हक से कि आप पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहे हो, कुछ हमें भी राज बताओ। ये उन्होंने मेरे सामने पूछा। आज देखिए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। जो उनके यहाँ क्लोज इकानमी थी, हमारे यहाँ उस वक्त ओपनिंग अप थी, हमने अपनी इकानमी को क्लोज कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, और वो आज तक नहीं संभल सके। आज तक SOEs को हम प्राइवेटाइज नहीं कर सके। उन्होंने खोल दिया, सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रही है। उनके यहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट 80-90 बिलियन या 100 बिलियन डॉलर की बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है, हमारे यहाँ 3 बिलियन डॉलर की आती है। तो जब तक पैसा नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हम लोगों के उस पर एतबार नहीं। वो अपने अमीर आदमियों की इज्जत करते हैं। हम हर अपने अमीर, आपने पूछा क्या वजह होगी, हम अपने, कोई अगर अमीर हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि वो फरिश्ता होगा, उसकी गलतियाँ होगी, लेकिन हम हर अमीर आदमी को कहते हैं वो चोर है। जब हमने उसको माशरे में इज्जत ही नहीं देनी, जब उन पकड़ झकड़ करनी है, उनको सारी ज़िंदगी का देखो ना। एक आदमी एक दिन जेल में चला जाए, बिजनेसमैन, वो अगर 100 साल से उसकी फैमिली बिजनेस कर रही है, तो उसका तो नाम
ख़त्म हो गया ना। तो ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी, सारी दुनिया ने यही की है। दुबई UAE को हमने सिखाया, आज देखिए कि कितना बड़ा उनके 46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ 3 बिलियन डॉलर की है। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और UAE में दो तरफा तजारत माली साल 2025 में 10 बिलियन डॉलर से भी बढ़ गई है। दोनों ममालिक में तजारती तवाज़ुन UAE के हक में रहा है, जहां पाकिस्तान ने UAE के लिए सिर्फ 2.1 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की हैं, जबकि UAE से 8 बिलियन डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट की गई हैं। पिछले साल के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी, लेकिन इंपोर्ट्स में 1.62 बिलियन डॉलर्स का इजाफा देखा गया है। पिछले साल के मुकाबले में दोनों ममालिक की टोटल ट्रेड में 20% से ज़ायद का इजाफा तो हुआ है। 13 साल के बाद होने वाले पाकिस्तान UAE मुश्तरका वजारती कमीशन इजलास में तजारत, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, एविएशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर माहिरीन की गुफ्तगू हुई है। 13 साल बाद मुश्तरका वजारती कमीशन की बहाली बाहमी ताउन बढ़ाने की कोशिशों की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। सरकारी और सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़े से इस्तिस्ना का सिफारती मुआहदा एक मुस्बत कदम है, लेकिन इस सहूलत को सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात और सनतकारों तक बढ़ाने की भी ज़रूरत है। रीन्यूएबल एनर्जी में भी UAE एक इंटरनेशनल लीडर बन रहा है और पाकिस्तान को भी इसकी टेक्निकल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। एनर्जी क्राइसिस से निमटने और इंपोर्टेड फ्यूल की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए पाकिस्तान का UAE के ताउन से सोलर टेक्नोलॉजी को अपनाना बेहद मुफीद साबित हो सकता है। माली साल 2025 में UAE से 7.83 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेज वसूल की गई हैं। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता, अफ्रीकी और यूरोपीय मार्केट तक आसान रसाई के लिए UAE की लोकेशन का फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत है। दोनों ममालिक नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने, कस्टम के तरीक़ाकार को हम आहंग करने और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप को आसान बनाने के लिए काम करें तो पाकिस्तान और UAE की तजारत अगले 5 सालों में आसानी से डबल हो सकती है। अब दूसरी तरफ इसी साल पाकिस्तान और वियतनाम में भी जो बायलैटरल ट्रेड है वो 1 बिलियन डॉलर्स तक तो पहुंची है। इसका इम्कान है, अब बहुत करीब ये फिगर पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि दो तरफा ट्रेड जल्द ही 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। वियतनाम की इंटरनेशनल ट्रेड 800 बिलियन डॉलर्स है, जिसे 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचाने का उनका टारगेट है, जिससे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए इस वक्त बड़े मौके पैदा होने का इम्कान है। 2024 में पाकिस्तान और वियतनाम की दो तरफा ट्रेड 850 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है, जिसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 522 मिलियन डॉलर्स हैं और इंपोर्ट्स 328 मिलियन डॉलर्स रही हैं, जबकि 2023 में वियतनाम से दो तरफा ट्रेड 750 मिलियन डॉलर्स हुई थी। ट्रेड का फिगर तो बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स का फिगर क्यों नहीं बढ़ पा रहा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दीवान फ़खरुद्दीन साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान UAE बिजनेस काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़खरुद्दीन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि जो इस ट्रेड है दोनों ममालिक के दरमियान वो 10 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बहुत थोड़ा और स्टैटिक है। इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए जी, इसमें मैं आपको अर्ज करूंगा जो हमारे साथ जो चैलेंजेस है, मगर मैं इसके साथ इसका जवाब दूंगा। अप्रिशिएट भी करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने और हमारी SIFC जो की टीम जो काम कर रही है इस वक्त। हमें दो चैलेंजेस दरकार है। देखिए, जब हमारा जो बैंक प्राइम रेट है जो कि 11% पे, हम समझते हैं इसको अभी भी 2 डिजिट्स नीचे आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एनर्जी का थोड़ा फुकदान है। जो देखिए, मैं अभी हम 9 सेंट की एनर्जी वहाँ पे UAE का रेंट है जो दे रहे हैं, और यहाँ हम 16 सेंट दे रहे हैं, जिस पे मैं दोबारा कहूँगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि 9% की जो बैंक 11% पे लेके आए, और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं 2 सिंगल डिजिट पे आ जाए। इससे हमारा एक्सपोर्ट में बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि और एनर्जी भी मैं दोबारा कहूँगा कि इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और दूसरी तरफ हमें इस वक्त एग्रीकल्चर की और की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो वहाँ हमें इसको करना है कि किस तरह हम इसको आगे लेके चले। ये हमारे लिए है, मगर मैं समझता हूँ कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हम इस वक्त जो टेक ऑफ लिए इस वक्त, आपको मैं बताऊं, खास तौर पर हमारी राइस जो हमारे पड़ोसी मुल्क से ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, इस बार पाकिस्तान को काफी अच्छा चांस मिला है। हम इस पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं।
और जब तक ये थोड़ी हमारी एनर्जी में थोड़ा सा, जिस तरह बैंक के हमारे प्राइम रेट कम हुए, ये कम होते तो इंशाल्लाह हम इसको आगे इम्प्रूव करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इस वक्त अभी हमारी लार्जेस्ट रेमिटेंस सऊदी अरब के बाद यूएई भी दे रहा है हमें, मतलब हमारे जो ओवरसीज एम्प्लॉइज है जो हमें काफी एक अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, वो बड़े नंबर्स में इजाफा हुआ है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँ। ठीक है, तो अब फखरुद्दीन साहब, ये जो राइस एक्सपोर्ट्स हमारी इस वक्त ओवरऑल इस साल कम हुई, जो कि एक्सपेक्टेशन थी कि उसमें इजाफा होगा, तो यूएई को हम अपनी ये एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो रीन्यूएबल एनर्जी का जो फैक्टर है उससे हम कैसे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, चूँकि दायरा पाकिस्तान में बिजली का एक बड़ा संगीन और बड़ा देरपा मसला है और इसको अब हल करने की ज़रूरत है, एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जी जी बिल्कुल, और इसमें अभी 3 बड़ी कंपनी सऊदी यूएई की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है कि हम यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसका बड़ा अच्छा फ्यूचर है। एज ए रेंटेड पावर जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में यहाँ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं, फार्मास्यूटिकल के लिए भी एक यूएई इन्वेस्टर्स ने बड़ा कीन शो जाहिर किया कि जी हम यहाँ पे आके ये 2 सेक्टर को टारगेट करके हम अपने रेवेन्यू को, यानी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आए ताकि हम यहाँ इसको अपने बिजनेस को लेके जाए ताकि इसको इम्प्रूव कर सके। रिन्यूएबल एनर्जी में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए काम हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अभी आपको मैं एक जिक्र आपकी चैनल्स की बताऊं कि इसकी वसादत से बनाना चाह रहा हूं कि अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे हमारे इसहाक डार साहब, और उन्होंने अभी पाक टेलीकॉम का बहुत बड़ा एटी सरात के साथ एक नया एवेन्यूज के लिए एमओयू साइन किया है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो वो हम यहाँ पे इनके साथ किया हुआ है उन्होंने, तो बड़ा अच्छा इसके रिजल्ट्स आएंगे। मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज इस वक्त हमें जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह मैंने कहा ना, इसी तरह ओवरसीज इन्वेस्टर्स की हमें जरूरत है कि पाकिस्तान में जितना भी ओवरसीज इन्वेस्टर आता है। और दूसरा ये कि दुबई से हमारे 76 ईयर के बरादराना ताल्लुक है, आपको पता होगा, और एक थोड़ा सा एक 1.5 घंटे की डिफरेंस है, पूरा डिफरेंट है। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छी सजेशंस भी दी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं कि दुबई में आके वो एक उस पे हम अलग काम करें। मगर हमें इस वक्त हमारा, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, हमें एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना है, जिसके लिए हमने कुछ प्लान कर रहे हैं विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फखरुद्दीन, दीवान फखरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पाकिस्तान यूएई बिजनेस काउंसिल। वो आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।